मूवी की शुरुआत में हम खुद को 1928 में पाते हैं, जहां एक माउंटेनियर इंडिया के काराकोरम माउंटेन रेंज में कैंप कर रहा होता है कि तभी वो आसमान में एक चमकती चीज देखता है। ये चीज अब उसके कैंप के ठीक सामने उतरती है। वो आदमी अब उस चीज की तरफ बढ़ता है और पाता है कि उस चमकती चीज के इर्द गिर्द बर्फ जमी हुई है। वो अब एक पिकैक्स से उस बर्फ को तोड़ने लगता है कि तभी उस ऑर्ब के अंदर से एक एनर्जी ब्लास्ट निकलता है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। इसके अगले सीन में हम वापस उस आदमी को देखते हैं जो अब जाग चुका था, पर वो चीज अब वहां नहीं थी। वो अब अपना हाथ देखता है जिस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। अब कहानी आगे बढ़ती है और अब हम होते हैं साल 2008 में। यहाँ हम डॉक्टर हेलन को देखते हैं जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थी। हेलन का एक बेटा भी था जिसका नाम जेकब था, जो उसकी पूरी दुनिया थी। हेलन का हस्बैंड और जेकब का फादर अब इस दुनिया में नहीं, फिर भी हेलन जेकब को किसी भी चीज की कमी महसूस होने नहीं देती। इतने में ही हेलन को एक कॉल आता है जो कहता है कि वो उसे लेने आ रहे हैं। अब ये कौन लोग हैं ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अगले सीन में हेलन के दरवाजे पर कुछ FBI एजेंट्स होते हैं जो उसे लेने आए थे। वो एजेंट्स हेलन के लाख पूछने पर भी उसे कुछ नहीं बताते, जिस पर हेलन उनके साथ आने से मना कर देती है क्योंकि जेकब घर पर अकेला रह जाएगा। तभी वहां हेलन की पड़ोसन आती है जिसे हेलन जेकब को सौंपकर FBI के साथ जाने लगती है। रास्ते में भी FBI हेलन को कुछ नहीं बताती। आखिरकार वो एक एयरफील्ड पर पहुंचते हैं और हेलन को एक हेलीकॉप्टर में बाकी साइंटिस्ट के साथ बिठाया जाता है। इनमें से कुछ न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे तो कुछ इंजीनियर्स भी। इन लोगों को भी FBI ने रातों रात उठा लिया था और इन्हें भी कुछ नहीं पता। अब ये सारे लोग लिनवुड मिलिट्री बेस पहुंचते हैं जहां एक सोल्जर सबके फोन्स ले रहा था। हेलन ये देखती है और अपना फोन छुपा लेती है। तभी हेलन के पास उसका एक पुराना दोस्त माइकल आता है। माइकल ने ही हेलन का नाम सजेस्ट किया था क्योंकि हेलन एक ब्राइट साइंटिस्ट थी जिसने उसके गुरु डॉक्टर कार्ल के साथ मिलकर बहुत से ब्रेक थ्रूज अचीव किए थे। माइकल अब सब लोगों को इकट्ठा कर उन सबको अब सब कुछ बताने लगता है। वो कहता है कि धरती की तरफ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है और जिस रास्ते पर ये ऑब्जेक्ट है और जितनी तेजी से ये धरती की ओर बढ़ रहा है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने देश के टॉप साइंटिस्ट को इकट्ठा किया है ताकि वो इस प्रॉब्लम का हल निकाल सके। सबकी हवा तब टाइट हो जाती है जब माइकल बताता है कि उनके पास ये करने के लिए सिर्फ 1 घंटा और 18 मिनट है, वरना वो ऑब्जेक्ट न्यूयॉर्क के चीथड़े उड़ा देगा जिसमें 1 करोड़ लोग मारे जाएंगे। इसके अगले सीन में हम हेलन को बाथरूम में छिपकर अपने बेटे जेकब से बात करते हुए देखते हैं, जो एक सोल्जर सुन लेती है, पर वो कुछ नहीं कहती, बल्कि वो हेलन से उसकी फैमिली से बात करने के लिए हेलन का फोन मांगती है। अब ये सारे साइंटिस्ट सेंट्रल पार्क की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वहीं क्रैश होने वाला था। अब उस ऑब्जेक्ट के अर्थ से टकराने में ज्यादा टाइम नहीं बचा था। कोई भी रॉकेट सिस्टम इसको रोक नहीं पा रहा था। अब सारे साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अब उनकी आखिरी घड़ी है और वो एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। काउंटडाउन खत्म होता है 3, 2, 1, पर कुछ नहीं होता। हेलन अब हेलीकॉप्टर की खिड़की से बाहर देखती है तो पाती है कि एक चमकदार ऑब्जेक्ट धीरे से सेंट्रल पार्क में लैंड करता है। वहां खड़े लोग डर के मारे भागने लगते हैं। साइंटिस्ट भी अब अपने अपने सेफ्टी सूट पहनकर ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं कि इतने में वहां मिलिट्री आ जाती है। अब उस बड़े से गोले के अंदर से एक एलियन बाहर आता है और हेलन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। ये देखकर एक सोल्जर घबराकर एलियन को शूट कर देता है, जिससे वो एलियन नीचे गिर जाता है। ये होते ही एक बड़ा सा रोबोट उस गोले से बाहर निकलता है और सबके हथियार निष्क्रिय कर देता है। और तो और वो एक ऐसी साउंड फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जिससे वहां खड़े सारे लोग दर्द से कर्राने लगते हैं। पर तभी वो एलियन इशारे से उस रोबोट को रोक देता है। इसके बाद उस एलियन को एक हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां सर्जन्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर एलियन होने की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अब किसी तरह बुलेट तो निकाल लेते हैं, पर इस दौरान डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि इस एलियन की बॉडी अंदर से बिल्कुल हम जैसी है। अब डॉक्टर्स धीरे धीरे उस एलियन पर जमी परत निकालते हैं तो उन्हें अंदर एक इंसान मिलता है। इस जीव को वो डॉक्टर्स अब एक स्टेराइल कैप्सूल के अंदर रखते हैं। थोड़ी देर बाद वो एलियन घबराकर जाग जाता है और खुद को उस कैप्सूल के अंदर पाकर छटपटाने लगता है। तभी हेलन उस एलियन से बात करके उसे शांत करती है
और अब हम पाते हैं कि इस एलियन की शक्ल हूबहू फिल्म की शुरुआत में दिखे माउंटेनियर जैसी है। हेलन जब उससे बात करती है तो वो कोई जवाब नहीं देता, वो सिर्फ हेलन की कही बातों को दोहराता है। यहाँ एलियन की खबर से दुनिया में हर जगह अफरा तफरी मच चुकी थी। अगले सीन में यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को कुछ ऑफिसर्स ये बता रहे होते हैं कि एलियंस ने उनकी स्पाई सैटेलाइट को हैक कर लिया है और उन्होंने उनकी सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन चुरा ली है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ऐसे ऑप्स दुनिया के हर देश में देखे जा रहे हैं। अगले सीन में हम यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रेजिना को एक लैब में जाते देखते हैं, जहां साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि जांच करने पर यह पता चला है कि इस एलियन में 3 अलग अलग टाइप के डीएनए हैं। उनमें से एक इंसान का है, यानी कि इस एलियन ने यहाँ पहले आकर किसी इंसान का डीएनए लिया और फिर खुद की बॉडी उसके जैसी बनाई। इसलिए ये एलियन मूवी की शुरुआत में दिखाए गए आदमी जैसा दिखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एलियन जाग चुका है और अब वो इंग्लिश बोल सकता था। वो अब वहाँ मौजूद नर्स से 1 गिलास पानी मंगवाता है, पर उसे पानी पीने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसके हाथ कांप रहे थे। वो हेलन से अब कहता है कि उसे इस बॉडी में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब रेजिना एलियन से पूछताछ करने की एक नाकाम कोशिश करती है, पर जब हेलन उसे अपने बारे में बताने को बोलती है तो वो अपना नाम क्लाटू बताता है और वो इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन के एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव है। वो अब यूएन की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाने को बोलता है ताकि वो दुनिया के सारे लीडर्स से बात कर सके, पर रेजिना ऐसा करने से मना कर देती है और क्लाटू को एक सीक्रेट लोकेशन भिजवाने का ऑर्डर देती है ताकि वो उससे और इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। साइंटिस्ट सब एकजुट होकर कहते हैं कि क्लाटू इस दुनिया की सबसे बड़ी खोज है और वो उसे ऐसे बंद नहीं रख सकते, जिस पर वहाँ रेजिना और साइंटिस्ट के बीच एक बहस छिड़ जाती है। इतने में हेलन कहती है कि वो क्लाटू का इंटरोगेशन करेगी, जिसके लिए उसे क्लाटू के अंदर एक ट्रूथ सीरम इंजेक्ट करना पड़ेगा, पर रेजिना ट्रूथ सीरम के साथ साथ एक सेलाइन इंजेक्शन भी ले लेती है। अगले सीन में हम रेजिना को देखते हैं जो क्लाटू से कहती है कि उसे एक सिक्योर लोकेशन भिजवाया जा रहा है, जिस पर क्लाटू कहता है कि वो यहाँ से जल्द चला जाएगा। आगे रेजिना कहती है कि वो उसे जाने नहीं देगी क्योंकि उसने इस धरती पर अटैक किया है। उसके रोबोट ने तो यूएस मिलिट्री पर भी अटैक किया है, जिस पर क्लाटू कहता है कि वो रोबोट तो सिर्फ उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, पर रेजिना उसकी एक नहीं सुनती और हेलन को ऑर्डर देती है कि वो क्लाटू को इंजेक्शन लगाए। रेजिना नकली इंजेक्शन लगाती है और क्लाटू को धीरे से यहाँ से भाग जाने को कहती है, पर वो ऐसा नहीं करता, बल्कि वो हेलन से उसका फ्लैश सैंपल उसके पास लाने को बोलता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाटू को एक चेयर से बांधकर उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया जाता है, पर क्लाटू किसी भी सवाल का सीधे से जवाब नहीं देता और इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके एडमिनिस्ट्रिंग एजेंट को बेहोश कर देता है। इसके बाद क्लाटू उस आदमी को हिप्नोटाइज करके उसको वहां से भागने के रास्ते के बारे में पूछता है। ये पता करके क्लाटू उस एजेंट का सूट पहनकर अपनी पावर्स के बदौलत वहां से बड़ी आसानी से निकल जाता है। अलार्म बजने की वजह से वहां अफरा तफरी मच जाती है और इसके बीच हेलन वहां से उस एलियन का बॉडी सैंपल चुरा लेती है। रेजिना अब किसी भी कीमत पर क्लाटू को ढूंढ निकालने का ऑर्डर देती है। अगले सीन में क्लाटू एक रेलवे स्टेशन पहुंचता है, पर वहां भी भगदड़ का माहौल मचा हुआ था और हर ट्रेन लेट थी। क्लाटू को भूख लगती है तो वहां एक वेंडिंग मशीन से अपनी पावर्स के सहारे एक सैंडविच निकाल लेता है जो एक बच्चा देख लेता है। क्लाटू अब इंसानों को ऑब्जर्व करने लगता है और वो पाता है कि इंसान बेवजह ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अगले सीन में क्लाटू पाता है कि उसकी बॉडी से खून निकल रहा है और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ हेलन को एक अनजान कॉलर कॉल करता है जो कहता है कि स्टेशन के पास उसका पेशेंट बेहोश पड़ा है और उसे जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। हेलन वहां जाती है और क्लाटू को पिक कर लेती है और वापसी में क्लाटू जेकब से मिलता है जो कार में था। जेकब क्लाटू से रूडली पेश आता है, पर क्लाटू को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो हेलन से उसका बॉडी सैंपल मांगता है जो वो दे देती है, जिसे वो अपनी बॉडी पर मल लेता है, जिससे उसके घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूएस मिलिट्री उस एलियन रोबोट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है, पर वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और बड़ी आसानी से मिलिट्री को हरा देता है। यहाँ क्लाटू हेलन को रास्ता बता रहा होता है और वो ड्राइव करती जाती है और अब वो एक मैकडॉनल्ड्स पर रुकते हैं। जेकब बाथरूम जाता है, तब क्लाटू हेलन से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर हेलन कहती है कि जेकब एक मिलिट्री इंजीनियर का बच्चा है जिसकी वाइफ यानी जेकब की माँ जेकब को जन्म देते वक्त मर गई। हेलन ने तब उस आदमी से शादी की
और वो जेकब को तब से जानती है जब वो 2 साल का था। पर रिसेंटली जेकब का डैड भी मर गया और अब जेकब का हेलन के अलावा कोई नहीं। अगले सीन में हम सबको मैकडॉनल्ड्स के अंदर देखते हैं, पर क्लाटू एक दूसरे एलियन से बात कर रहा था जिसे 70 साल पहले यहाँ भेजा गया इंसानों को स्टडी करने के लिए। क्लाटू अब मिस्टर वू से रिपोर्ट मांगता है और मिस्टर वू कहता है कि इंसान एक डिस्ट्रक्टिव स्पीशीज है जो हर चीज को वायलेंस से सॉल्व करने की कोशिश करती है। मानवता लालची भी है और बीमार भी, जिस पर क्लाटू कहता है कि उसे भी ऐसा ही लगता है। वो अब वू को धरती से चले जाने को बोलता है क्योंकि वो धरती को ही खत्म करने वाला है, पर वू मना कर देता है और कहता है कि इंसान पूरी तरह बुरा नहीं और उसकी यहाँ अब एक फैमिली भी है। वो कहता है कि वो उसकी फैमिली के साथ ही रहेगा, वो उन्हें छोड़कर भागने नहीं वाला, पर वो क्लाटू को परमिशन दे देता है। यहाँ यूएस मिलिट्री उस रोबोट के इर्द गिर्द मेटल की दीवारें खड़ी करने लगती है। इमरजेंसी हॉटलाइन पर सैकड़ों कॉल्स आने लगती हैं कि उन्होंने क्लाटू को देखा है, यानी क्लाटू को यूएस गवर्नमेंट ने फरार मुजरिम घोषित कर दिया था। वहाँ क्लाटू और उसकी गैंग न्यू जर्सी की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक क्लाटू हेलन को गाड़ी जंगल के अंदर लेने को बोलता है और एक स्पॉट पर रुकने को कहता है और गाड़ी से बाहर निकलकर एक जगह जाकर खड़ा हो जाता है। हेलन भी जेकब को कार में रुकने को बोलकर क्लाटू के पीछे जाती है। वो जंगल के अंदर क्लाटू को खड़ा पाती है और तभी तालाब के अंदर से एक चमकता ऑब्जेक्ट बाहर आता है। क्लाटू अब इस गोले को छूता है और अब एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर देता है, यानी मानवता का विनाश। हेलन डर के मारे वापस अपनी कार में आकर बैठ जाती है। तब जेकब हेलन से पूछता है कि क्या वो क्लाटू से शादी करने वाली है और क्या उसके बाद क्या वो उसे घर से निकाल देगी, जिस पर इन दोनों में बहस हो जाती है और जेकब कार से बाहर निकलकर जंगल के अंदर भागने लगता है। हेलन उसका पीछा करती है और जब वो उस तक पहुंचती है तो पाती है कि जेकब रुक चुका था और एक चमकती चीज को घूर रहा था जो उन दोनों पर लाइट फ्लैश कर रही थी। अब ये गोला और इस जैसे हजारों गोले धरती से निकलकर अंतरिक्ष में जाने लगते हैं, सिवाय क्लाटू के गोले के। क्लाटू अब वापस आता है और हेलन को एक लोकेशन चलने को बोलता है, पर वो उसे मना कर देती है, ये जाने बगैर कि वो क्या कर रहा है वो उसकी मदद नहीं कर सकती। जिस पर क्लाटू कहता है कि इंसान इस धरती का कैंसर है जो इसे धीरे धीरे अंदर से खाए जा रहा है। अगर हम इस कैंसर को खत्म कर दें तो धरती वापस पहले जैसी हो जाएगी। वो कहता है कि धरती जैसे प्लैनेट्स इस ब्रह्मांड में बहुत ही ज्यादा कम है और वो रिस्क नहीं ले सकते, कहीं मानवता सारी धरती को ही ना खा जाए, पेड़ पौधे जानवरों समेत। जिस पर हेलन कहती है कि ह्यूमैनिटी को थोड़ा और टाइम चाहिए संभलने के लिए, जिस पर क्लाटू कहता है कि वो हजारों सालों से ऐसे ही हैं और उनके सुधरने के चांसेस कम ही हैं। कि तभी वहां से एक पुलिस ऑफिसर गुजरता है जिसने क्लाटू को पहचान लिया था। वो क्लाटू पर गन तान देता है, पर क्लाटू अपनी पावर की मदद से एक ही झटके में उस ऑफिसर को मार देता है। ये देख जेकब रोने लगता है तो क्लाटू उस आदमी को वापस जिंदा कर देता है। वो हेलन और जेकब से कहता है कि वो उस आदमी को मारना नहीं चाहता था, वो बस उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। जिस पर हेलन डरते हुए कहती है कि वो अब उसे असली लीडर्स में से एक के पास ले जाएगी और वो उसको कन्विंस करेगा कि इंसान सुधर जाएंगे। अब हेलन क्लाटू को उसके गुरु डॉक्टर काल के पास ले जाती है। डॉक्टर काल के घर पर क्लाटू बोर्ड पर एक अनसॉल्व्ड इक्वेशन देखता है और वो उसे खड़े खड़े ही सॉल्व कर देता है। डॉक्टर काल भी ये देखते हैं और क्लाटू की मदद से उस इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर देते हैं। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि क्लाटू ही वो एलियन है जो फरार है। यहाँ जेकब टीवी पर क्लाटू की न्यूज देख रहा था और हम टीवी पर हॉटलाइन नंबर्स देख सकते हैं। दूसरे रूम में डॉक्टर काल क्लाटू से अग्री करते हैं कि इंसान से बहुत गलतियां हुई हैं और वो अब एक्सटिंक्शन के बहुत करीब हैं। डॉक्टर काल अब क्लाटू से पूछते हैं कि उनकी स्पीशीज कैसे इतना इवॉल्व हो गई। ये सुन क्लाटू कहता है कि हमारे सन की तरह उनका भी एक सन था जो खत्म होने की कगार पे था और उन्हें सरवाइव करने के लिए इवॉल्व होना ही पड़ा। इस पर डॉक्टर काल कहते हैं कि मानवता भी अभी उसी एक्सटिंक्शन के किनारे पर खड़ी है, क्या पता हम भी सुधर जाएं। ये सुन क्लाटू को इंसानों में थोड़ी उम्मीद नजर आती है। ये बात चली रही होती है कि तभी वहां मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स पहुंच जाते हैं और क्लाटू को हेलन और जेकब समेत वहां से भागना पड़ता है। पर जाते जाते डॉक्टर काल हेलन से कहते हैं कि क्लाटू का इरादा बदलने के लिए हेलन को बात नहीं बल्कि कुछ करके दिखाना होगा जिससे वो इंसान की अच्छाई भी देख सके। अभी तक हमने उसे इंसान की अच्छाई दिखाई ही नहीं। अब ये तीनों हेलीकॉप्टर से छिपने के लिए जंगल के अंदर भागते हैं,
पर जेकब चिल्ला चिल्ला कर सबको स्कीम बता देता है। यानी उसी ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके मिलिट्री को बुलाया था, क्योंकि उसका कहना था कि अगर उसकी जगह उसके डैड होते तो वो यही करते। गुस्से में हेलन कह देती है कि जेकब के डैड मर चुके हैं, जिसे सुन जेकब और ज्यादा रोने लगता है कि तभी एक सोल्जर पीछे से हेलन को उठा लेता है और हेलीकॉप्टर में बिठाकर हेलन को वहां से ले जाया जाता है। अब बाकी के हेलीकॉप्टर्स फायर करने के लिए क्लाटू पर अपने टारगेट सेट करते हैं, पर क्लाटू एक ही झटके में दोनों हेलीकॉप्टर्स को निपटा देता है। जेकब डर के अब जंगल के अंदर भागने लगता है, क्योंकि उसने क्लाटू की स्कीम खोल दी थी और अब उसे डर था कि कहीं क्लाटू उसकी सिलाई ना खोल दे। भागते भागते वो नाले में गिरने वाला होता है, पर डर के कहीं नाला गंदा ना हो जाए क्लाटू जेकब को पकड़ लेता है। अब क्लाटू मनी मन जेकब को एक गंदी गाली देता है और वहां से जाने लगता है, पर बेशर्म जेकब फिर भी क्लाटू के पीछे पीछे ही आता है। अगले सीन में हम हेलन को देखते हैं जो रेजिना से कह रही होती है कि वो क्लाटू को रोक सकती है, पर रेजिना उसकी जरा भी नहीं सुनती। यहाँ कुछ टेक्नीशियंस उस रोबोट में ड्रिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर डायमंड ड्रिल भी उस रोबोट का कुछ नहीं कर पाती कि तभी उस रोबोट के अंदर मक्खियों जैसे छोटे नैनोबॉट्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं और देखते ही देखते वो नैनोबॉट्स एक तूफान में बदल जाते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साफ करते जाते हैं। यहाँ यूएस कमांडर्स रेजिना को बताने लगते हैं कि वो इन नैनोबॉट्स का कुछ नहीं कर सकते। बिल्डिंग्स, स्टेडियम्स, पूरे के पूरे शहर मिट्टी में मिलते जा रहे थे। यहाँ रेजिना हेलन को परमिशन दे देती है और वो माइकल के साथ क्लाटू के पास जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ क्लाटू जेकब को एक पुराने कैबिन में ले जाता है और उससे ही हेलन को कॉल करवाता है। वो एक लोकेशन डिसाइड करते हैं और अब जेकब और क्लाटू उस लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है जहां जेकब के डैड थे। जेकब अब क्लाटू को उसके डैड की ग्रेव के पास ले जाता है और अब वो क्लाटू से कहता है कि वो उसके डैड को वापस से जिंदा करे, जैसा उसने उस पुलिस वाले के साथ किया था। पर क्लाटू कहता है कि इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है, पर वो अब एक इंसान का दूसरे इंसान से अटैचमेंट देख रहा था जो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। ना सुनकर जेकब रोने लगता है कि तभी हेलन वहां आ जाती है और वो जेकब को संभालने लगती है और जेकब अब फाइनली अपने डैड की डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है। इन दोनों को देखकर क्लाटू अब डिसाइड करता है कि वो ह्यूमैनिटी को कुछ टाइम और देगा। वो कहता है कि वो इन नैनोबॉट्स को रोकेगा और अब माइकल को भी अपने साथ लेकर ये तीनों क्लाटू के गोले की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ ये बॉट्स हर चीज खाते जा रहे थे। दूसरी तरफ रेजिना को यूएस प्रेसिडेंट एयर स्ट्राइक्स करने का ऑर्डर देते हैं और क्लाटू की कार ऐसे ही एक स्ट्राइक की चपेट में आ जाती है। इसमें माइकल मारा जाता है, पर क्लाटू, हेलन और जेकब बच जाते हैं और अब ये तीनों भागकर एक ब्रिज के नीचे छिप जाते हैं कि तभी जेकब की नाक से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है और उसके तुरंत बाद हेलन के साथ भी यही होने लगता है। क्लाटू अब कहता है कि वो बॉट्स उनके अंदर जा चुके हैं और अब उनको अंदर से खा रहे हैं। ये सुन हेलन जेकब को बचाने को बोलती है। खुद को भी मरता पाकर हेलन जेकब को बचाने को बोलती है। ये देख क्लाटू अब पूरी तरह कन्विंस हो जाता है कि उसने सही फैसला लिया है और वो अब आखिरी बार जेकब और हेलन को देखकर उन बॉट्स के तूफान से होता हुआ अपने गोले तक पहुंचता है और जैसे ही क्लाटू उस गोले को छूता है उसकी बॉडी के साथ साथ बॉट्स भी खत्म हो जाते हैं और ह्यूमैनिटी बच जाती है। और अब क्लाटू अपने गोले के अंदर से हेलन और जेकब को बाय बोलकर अंतरिक्ष में निकल जाता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।